गुड इवनिंग। कल सितंबर 18 को ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट हुआ है और इसमें जो क्वेश्चंस आया है वो स्टूडेंट्स के स्मृति के आधारित जो क्वेश्चंस हमको मिले हैं तो उसको हमने एक्यूरेट आंसर के साथ विथ रेफरेंस हमने निकालने की प्रयत्न किए हैं। तो इस बार जो पेपर था उसमें कुछ चीजें थे जो कि नया था, जैसे कि करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर से था और एक क्वेश्चन था जो कि पिक्चोरियल क्वेश्चन था जिसमें कि एक प्लांट का, अश्वगंधा प्लांट का वहां पर पिक्चर था और उसको देख के हमको आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा प्लांट है। रीजनिंग असर्शन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और मैच द फॉलोइंग। तो ये पैटर्न जो है वो लास्ट ईयर भी था और इस बार वही पैटर्न रहा है। लेकिन इस बार का जो पेपर रहा है तो उसका जो डिफिकल्टी लेवल इन कंपैरिजन टू ऑल इंडिया पीजीईटी 2020 ये थोड़ा सा ज्यादा लिटिल बिट टफ था ये। तो इसलिए इसका जो हाईएस्ट मार्क है हम 350-360 से हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं और जो हमारा अनुमान है कि 300 तक जिन बच्चों का नेगेटिव होने के बाद 300 तक मार्क वो रख रहे हैं उनको सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स मिल सकता है और 250 से 260 के अंदर जो बच्चे मार्क रख रहे हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट का सीट्स मिल सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या था। मिशन इंद्रधनुष was started in the year of 2014. मिशन इंद्रधनुष। Which of the following institute is declared as Institute of National Importance? ये आप सबको पता है, IPGTRA जामनगर ही है ये। National Institute of Sowa Rigpa is situated at Leh. WHO has declared which country to be the International Center for Traditional Medicines? तो वो इंडिया ही है। The North Eastern Institute of Folk Medicine is situated at पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश का। The North East Institute of Ayurveda and Homeopathy नियर शिलोंग में है, मेघालय का है ये, जिसमें कि 2022 से ही एमडी का एडमिशन शुरू होगा। On 15th May 2020, Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman started a government-sponsored scheme for plantation is named as Pradhan Mantri Vriksha Ayush Yojana. According to Gazette notification of Ministry of Ayush, shelf life of Haridra Khanda is 2 years. Usually Haridra Khanda is available in the form of granules, चूर्ण कल्पना, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का जो गैजेट है उसके अनुसार 2 years ही है। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एटसेट्रा आर कवर्ड अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट comes under drugs and magic remedies 1954. What is given for a rare disease? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था ये, ऑर्फन ड्रग कहते हैं उसको। पुनरागत कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है ये। रसरत्नाकर के रचयिता पार्वतीपुत्र नित्यनाथ। रसरत्नाकर जो रसशास्त्र का एक बहुत पुरानी ग्रंथ है तो उसके रचयिता जो है वो पार्वतीपुत्र नित्यनाथ ही है। चतुर्वर्ग चिंतामणि के रचयिता हेमाद्री। दीपनीय और सुलग्नि यवागु में कौन सी द्रव्य नहीं है? दीपनीय और सुलग्नि, तो पंचकोल सिद्ध है वो, तो मरीच होगा उसका आंसर। उद्मंथ के संदर्भ में कौन सी वाक्य सही नहीं है? वर्षा ऋतु में उद्मंथ को नहीं देते हैं। निम्न में से क्या वमनोपग द्रव्य में नहीं है? तो उसके अंदर द्रोणोपुष्पी है। मंद विभ्रंसा स्नेह कौन सी मात्रा है? मध्यम मात्रा। बाधिर्य और हृदय व्यथा किस वेग अवरोध से उत्पन्न होता है? वो है पिपासा वेग। चरक ने पिपासा को अधारणीय वेग के अंतर्गत किए हैं और तृष्णा को रोग माने हैं, सामान्य विकार। और जब हम सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं तो वहां पर जब उन्होंने स्वाभाविक रोग के बारे में बता रहे हैं तो वहां पर
क्षुध, पिपासा, जरा, मृत्यु, निद्रा बता रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर बाधित और हृदय व्यथा किस वेग अवरोध से उत्पन्न होता है, वो पिपासा होगा। निम्न में से क्या वैद्य गुण नहीं है? विद्या, वितर्क, विज्ञान, स्मृति, तत्परता, क्रिया। तो अर्थापत्ति उसका आंसर होगा। प्रत्यक्ष बाधक हेतु के अंतर्गत क्या नहीं है? तो वो स्वभाव है। चरक के अनुसार भवती अस्मावृतं यथा किसका लक्षण है? ये कफज हृदय रोग का है। भवती अस्मावृतं यथा। इंद्रियाणि दृढ़ीकरोति, बलं वर्धयति, मनो बोधयति। तो ये सारे कर्म जो है वो अम्ल रस ही करता है। उसके नेक्स्ट, पाकस्य चिरात कायस्य गौरवम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तृष्णालस्य बलक्षय विदाहो अन्नस्य पाकस्य चिरात कायस्य गौरवम। तो ये पूर्वरूप ग्रहणी का ही है। तैल पंचक का रोगाधिकार क्या है? लास्ट टाइम आपको याद होगा ग्रहणी का चिकित्सा सिद्धांत आया था, जो पक्वाशयस्थ लीन हो गया है तो उसको श्रावी संदीपनई, और जब ये सर्वशरीरगत हो गया है तो उसको लंघन पाचन से ही चिकित्सा करना है। तो इस बार आ गया ग्रहणी का पूर्व रूप। तैल पंचक का रोगाधिकार क्या है? गुल्म है। फलत्रिकादिक्वात के अनुपान, फलत्रिकादिक्वात का वर्णन हुआ प्रमेह चिकित्सा में, और उसको मधु के साथ देना है। तालिसादी चूर्ण के रोगाधिकार क्या है? राजक्षमा को छोड़कर। तो वो ग्रहणी दोष है। चरक ने भी बताए हैं, जब राजक्षमा में तालिसादी चूर्ण बताए उसके नीचे लिखे हैं कि और कौन कौन सी रोगों में दे सकते हैं, तो उसके अंतर्गत भी ग्रहणी दोष है। जब हम अष्टांग हृदय पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम देखेंगे काश चिकित्सा के अंतर्गत में तालिसादी चूर्ण है, और जब ग्रहणी दोष के बारे में बता रहे हैं तो वहां पर तालिसादी पटक के नाम से है। किंचित किंचित प्रसिद्धति। तो दो चीज होता है, एक है पर्युषित शब्द है और एक है किंचित किंचित। तो पर्युषित जहां पर होता है तो वो हो जाता है सांद्र में, और किंचित किंचित अगर हो गया तो वो हो जाएगा सांद्र प्रसाद में। सप्तको द्रव्य संग्रह कुष्ठ का है। ये तीन चीज बहुत सिमिलर होते हैं। विज्ञा सप्तधातव, विसर्प, सप्तको द्रव्य संग्रह कुष्ठ, और सप्तको गण हेत्वादि सप्तको गण तो वो है कृमि। तो सप्तको द्रव्य संग्रह था तो वो कुष्ठ है। सर्वबुद्धि अंगहीन, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सर्वबुद्धि अंगहीन ये किस सत्व का लक्षण है? तो जब हम सत्व या काय के बारे में, मानस काय के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर सात्विक काय, राजसिक काय और तामसिक काय के बारे में हम पढ़ते हैं। जो सात्विक काय है तो उसमें सारा जितना भी इंटेलेक्ट है तो वो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड कंडीशन में हमको प्राप्त होता है। लेकिन जो तामसिक काय होते हैं सत्व के जस्ट अपोजिट होता है तम। तो इस वजह से यहाँ पर सारे उल्टा काम ही होता है। तो सर्वबुद्धि अंगहीन का अर्थ है ये सर्वतः बुद्धि के द्वारा, बुद्धि से ये डिप्राइव होता है, इसका बुद्धि की बहुत हीनता होती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि किसी भी प्रकार का बुद्धि है तो ये व्यक्ति में उसके अभाव रहेगी। सर्वबुद्धि अंगहीन, तो ये वानस्पत्य काय, वानस्पत्य सत्व जो कि एक तामस काय है। ठीक है। उसका नेक्स्ट बात जो गुल्म में जब स्नेह, निरूह, अनुवासन, वस्ती आदि हम देते हैं तो उस समय हमको किस दोष का रक्षा करना है? तो वहां पर है पित्त और कफ का रक्षा करते हुए ही हमको इस चिकित्सा को करना है। निम्न में से उदावर्त के उपद्रव क्या नहीं है? ये चरक चिकित्सा 26 से ये क्वेश्चन आया, तो उसमें हिक्का नहीं है। शुद्ध शुक्र का लक्षण क्या नहीं है? तो वो विश्र होगा। और जब हम संतान उत्पादक शुक्र के लक्षण के बारे में हम पढ़ते हैं उसको वाजीकरण अध्याय में, और जब हम शुद्ध शुक्र के लक्षण पढ़ते हैं तो वो हमको मिलता है चरक चिकित्सा 30 में। तो शुद्ध शुक्र का जो लक्षण है वो चरक चिकित्सा 30 का क्वेश्चन है ये, और ये विश्र उसमें नहीं है। वैकरिकाणाम च स्वप्नानाम अदर्शनम, जो असमय में नींद आना या बिल्कुल समय पे नींद ना आना उसको हम कहेंगे वैकारिकाणाम च स्वप्नानाम अदर्शनम। ठीक है। तो ये है कार्य। कार्य का अर्थ क्या है ना, ये हमने पढ़े हैं कहाँ पर? चरक विमान 8 में पढ़े। जब दशविध परीक्षा के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर कार्य का अर्थ क्या है ना, हमने धातु साम्य किए। ठीक है। तो धातु साम्य करेंगे तो उस समय क्या होगा ना, उसका जितने भी वैकारिक स्थिति है वो सारे प्राकृत हो जाएगा। तो वैकारिकाणाम च स्वप्नानां अदर्शनम, तो ये होगा कार्य। चरक के अनुसार पादजंघ, उरु, कर, मुलाव, मोटिनी किस व्याधि के लक्षण है? तो वो खल्ली है।
तो जब अष्टांग हृदय हम पढ़ते हैं तो वहां पर इनफैक्ट खल्ली के कोई विशिष्ट लक्षण वहां पर वर्णन नहीं है। वहां पर सिर्फ ये कहा गया है कि विश्वाची और गृध्रसी ये दोनों का कंप्लेन लेके अगर कोई व्यक्ति आता है या कोई व्यक्ति विश्वाची से और गृध्रसी से अगर पीड़ित है तो उसका डायग्नोसिस हमको करना चाहिए खल्ली। और खल्ली जो है वो उसके लक्षण के बारे में चरक ने बताए, पाद जंघ उरु, उसके साथ साथ करमूल वमोटिनी, मीन्स बोथ अपर लिम एंड लोअर लिम ये दोनों अफेक्टेड हो रहे हैं तो वो है खल्ली। अन्नावृत स्नेहवस्ती के चिकित्सा क्या है? तो अन्नावृत स्नेहवस्ती, तो स्नेहवस्ती का व्यापक जो है वो संख्या में 6 होते हैं, तो उसमें से अन्नावृत स्नेहवस्ती जब होगा तो वहां पर हमको चिकित्सा करना है, मृदु विरेचन करना है, आम दोषनाशक चिकित्सा करना है। चरक के अनुसार सदातुरा में चिकित्सा क्या होगा? तो सदातुरा जो है वो संख्या में 4 होते हैं, श्रोत्रिय, राजसेवक, पुण्यजीवी और वेश्या। तो ये 4 हम क्यों सदातुरा है? इसलिए क्योंकि वो कभी काल भोजन करते नहीं है और हमेशा बेगों को धारण करते हैं, जो कि हम पढ़ते हैं कि काल भोजन आरोग्य कराणाम श्रेष्ठ और बेग धारण जो है वो अनारोग्य कराणाम श्रेष्ठ। तो जो अनारोग्य कर है उसको वो करते हैं, जो आरोग्य कर है उसको वो करते नहीं है। इस वजह से वो हमेशा विबंध प्लस अंगमर्द से वो पीड़ित रहते हैं। तो उनके चिकित्सा में हम निकुंभ तैल का अनुवासन बस्ती देते हैं। प्रथमन नस्य की धूमनेत्र की लंबाई कितनी है? तो ये जब हम त्रिमर्मीय सिद्धि पढ़ते हैं तो वहां पर नस्य के वर्णन आ रहा है, तो वहां पर चरक ने कहे कि 6 अंगुल लंबाई विशिष्ट है। निद्रानाश हृदकंप मूर्छा यह आ गया सुश्रुत उत्तर तंत्र का अपस्मार के पूर्व रूप है। ये सिद्धार्थ का तैल की उत्तर अवस्थी किस रोग में देते हैं? सिद्धार्थ का तैल की उत्तर अवस्थी जब हम सुश्रुतचारी 10th पढ़ते हैं अपरापातन की चिकित्सा, तो जो अंतिम लाइन होता है उसमें सुश्रुत कहते हैं कि सिद्धार्थ का तैल का उत्तर अवस्थी हमको देना है। उससे पहले हम चरक चिकित्सा में पढ़े थे सिद्धार्थ का स्नान कुष्ठ में है, सिद्धार्थ का अगद, सिद्धार्थ का घृत ये उन्माद में है, और सिद्धार्थ का तैल का उत्तर अवस्थी हम देंगे अपरापातन में। सुश्रुत के अनुसार उन्माद के भेद कौन सी है? तो आचार्य चरक के अनुसार उन्माद का भेद जो है वो 5 होता है, जबकि सुश्रुत के अनुसार 6 होता है। और ये 6 में से कौन सा है सुश्रुत के अनुसार उन्माद का टाइप? तो वो है मानसेन दुखेन। कुलत्थ सदृश लक्षण यह आ गया सुश्रुत निदान का। विसर्प 5 होते हैं, उनमें से कुलत्थ सदृश लक्षण जो है वो क्षतज विसर्प का लक्षण है। पनसिका ये एक क्षुद्र रोग है, तो उसका लक्षण जो होगा वो सालुकवत। पित्त संसवन द्रव्य में किस महाभूत की आधिक्य है? ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पित्त संसवन द्रव्य में किस महाभूत की आधिक्य रहेगा? तो सुश्रुत के सूत्रस्थान के 41 चैप्टर का है ये। तो वहां पर उन्होंने बताया कि कौन कौन सी महाभूतों की प्रिडोमिनेंस रहेगा, तो कौन कौन सा दोषों का समन होगा। उसके नेक्स्ट वो बता रहे हैं फिर कौन कौन सी महाभूत का आधिक्य रहेगा, तो किस दोषों का वृद्धि होगा। ठीक है, तो वहां पर वो बता रहे हैं पित्त संसवन द्रव्य जो होगा उसमें पृथ्वी, जल और वायु महाभूत की आधिक्य रहेगा। हृत पीड़ा, मूर्छा, तालुसोस, तो ये किस विषय के लक्षण है? ये आ गया स्थावर विष जो कि सुश्रुत कल्पस्थान का। तो वहां पर धातु विष का लक्षण में बताया गया कि हृत पीड़ा, मूर्छा और तालुसोस होता है। दूसरी विषारी अगध में कौन सा द्रव्य नहीं है? पिप्पली है, सुखमयला है, जटामांसी है, तो क्या नहीं है? यष्टि मधु नहीं है। त्वक सवर्णीकरण के लिए किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? तो ये आ गया सुश्रुत चिकित्सा प्रथम अध्याय द्विव्रणीय। तो वहां पर जब वो बता रहे हैं कि सप्तरात्रम स्थिते क्षीरम छागलम रोहिणी फलम, तो ये रोहिणी फल जो है वो हरित की होता है, उसका यूज करने के लिए बता रहे हैं सवर्णीकरण के लिए। संपूर्ण शरीर में दूषित रक्त की चिकित्सा क्या होगा? तो अगर सर्वगत रक्त दुष्टि हुआ है तो वहां पर हमको शिराभेद करना है। ये आ गया क्वेश्चन शरीर सुश्रुत शरीर का 8 चैप्टर, जहां पर वो बता रहे हैं कि शिराभेद शरीर। कर्पूरा जलोका के लक्षण क्या है? छिन्न उन्नत कुक्षी, अति रक्त प्रवृत्ति, अंगमर्द, दुर्गंध्य। तो यहाँ पर बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और इस वजह से बहुत से बच्चे उसको अश्रुकदर भी लगाए हैं। लेकिन अश्रुकदर और आर्तव वृद्धि में सिर्फ एक ही लक्षण में डिफरेंस आ रहा है, वो है दुर्गंध्य। अश्रुकदर में दुर्गंध्य नहीं है। अति रक्त प्रवृत्ति, अंगमर्द तो ये है, लेकिन दुर्गंध्य नहीं है। तो ये क्वेश्चन है सुश्रुत सूत्र 15 से, तो जिसमें कि अति रक्त प्रवृत्ति, अंगमर्द और दुर्गंध्य ये तीनों है। तो इसका आंसर होगा आर्तव वृद्धि। अस्पंदन
अनुन्नत कुक्षी, तो यहाँ पर भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये अंतर्मृत गर्भ है या गर्भक्षय है। तो यहाँ पर ये जो अनुन्नत कुक्षी है ना, इसको अगर हम सोचेंगे यही हमको सही आंसर बताएगा, और वो है गर्भक्षय, जिसमें कि हम मेध्य अन्न देते हैं। संधि विश्लेष, गात्राणां सदनम, दोष च्यवनम, क्रिया सन्निरोध, तो ये सब किसका लक्षण है? ये सारे ओज विश्रंस का लक्षण है। तो ये भी सुश्रुत सूत्र 15 का। अग्निकर्म के लिए उपयुक्त शलाका कौन सी है? त्रीणी अंकुश वदनानी, त्रीणी जाम्ब वदनानी, सड़ेव अग्निकर्मसु अभिप्रेतानी। तो ये अंकुश वदन जो है वो अग्निकर्म में उपयुक्त होने वाला शलाका है। कुंठता किस मर्म विद्धजन्य लक्षण है? तो मणिबंध से होती है कुंठता। कुरपराख्य कुणी और मणिबंध से होगा कुंठता। जानू से होगा खंजता। गुल्फ में होगा खंजता प्लस स्तब्धपादता। मर्माघात होने पर कौन से लक्षण मिलता है? इनफैक्ट ये मर्माघात तो नहीं है, ये है सीवन करते समय। ये सुश्रुत सूत्र 25 का है ये। तो सीवन करते समय अगर मर्म में सीवन मतलब सूची से विद्ध हो गया तो उसे क्या होगा? तो वहां पर है जो ऑप्शन था उनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट विल बी संग्लयन। एरबारु बीज प्रतिमा पीड़का मंद वेदना, ये कौन से नेत्र रोग के लक्षण है? तो ये अर्शवर्त्म का है। शिरोदाह पित्तज अधिमंथ का लक्षण है। प्रतिशय के उपद्रव क्या नहीं है? एक चरक संहिता का चिकित्सा 26 से आया कि उदावर्त का उपद्रव नहीं है। ये आया सुश्रुत उत्तर तंत्र का है ये कि उपद्रव प्रतिशय का नहीं है। कौन सा? तो वो होगा ज्वर। डल्हण ने स्वरवह स्रोतस किसको माने हैं? शब्दवह ध्वनि। दुष्प्रजाता योनि किसको कहते हैं? वो प्रसरंसिनी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर किसी को आता है ये क्वेश्चन। काश्यप संहिता के अनुसार हानव्य क्या है? क्या ये एक मान है, क्या एक प्लांट का नाम है, या एक दंत है, या क्या है ये? तो ये एक दंत है। काश्यप संहिता के अनुसार घृतपान किसकी आद्य चिकित्सा है? तो वो होगा स्तनकीलक, जिसको हम पढ़ते हैं पीत वज्रा। इसका सिनोनिम होता है पीत वज्रा, है ना। काश्यप संहिता के अनुसार गर्भिणी कृश होना किस माह के लक्षण है? तो पंचम मास है। काश्यप संहिता के अनुसार आभ्यंतर स्नेहपान के श्रेष्ठ अनुपान क्या है? उष्ण जल है। तो काश्यप इज ए ग्रेट फॉलोअर ऑफ आचार्य चरक। तो जो भी हम इस साल क्वेश्चन में देखें, माधव निदान का क्वेश्चन हो या अष्टांग हृदय का हो या काश्यप संहिता को हो, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ चरक संहिता। तो काश्यप संहिता के अनुसार गर्भिणी कृश होता है पंचम माह में, और आभ्यंतर स्नेहपान का श्रेष्ठ अनुपान होता है उष्ण जल। और काश्यप संहिता के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में एवं कफज विकार में कौन सा धूप का प्रयोग करेंगे? तो वो है बारुण धूप। 3 माह के शिशु को कौन सी स्वेद देंगे? तो वो हस्त स्वेद है। बल्कलयुष किस व्याधि में दिया जाता है? तो वो होगा अतिसार। काश्यप संहिता के अनुसार एक श्लोक था जिसका शुरुआत होता था अव्याहतस्य, और धात्री माता ये दोनों के लिए कल्याणकर होता है, ये अमृतोपम होता है, शिशु का वृद्धि होता है अच्छे से। तो ये किसके संदर्भ में है? ये आहार के संदर्भ में, ये शुद्ध स्तन्य के संदर्भ में है, या किसके संदर्भ में? ये होगा शुद्ध क्षीर, शुद्ध दुग्ध या शुद्ध स्तन्य। जो भी ऑप्शन में होगा इसी यही अर्थ में, चाहे शुद्ध क्षीर नाम हो चाहे शुद्ध स्तन्य हो, तो यही आंसर होगा उसका। स्वर्ण बंग में पारद और बंग की मात्रा कितने होते हैं? स्वर्ण बंग में पारद और बंग की मात्रा, तो स्वर्ण बंग में रहा बंग रहा, पारद रहा, गंधक रहा, नवसादर रहा, और ये 4 जो है ये 4 सममात्रा में रहे। तो यहाँ पर आंसर विल बी 1:1। मल्ल मूसा से कौन सी रसकर्म किया जाता है? तो वो परपटी स्वेदन किया जाता है मल्ल मूसा। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। गंधक द्रुति निर्माण करते समय वस्त्र के प्रमाण क्या है? तो एक रत्नी है, ये रसरत्न समुच्चय ने लिखे, और वो जो 2 लाइन का श्लोक है उसमें उन्होंने कहे, उसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंधक द्रुति किस तेल में रखा जाता है? तो वहां पर तैल करके शब्द है, और तैल अनुक्त आंसर विल बी तिल तेल। रस भस्म निर्माण के लिए कौन सी यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो है पुट यंत्र। 12 साल के शिशु के लिए रस सिंदूर की मात्रा क्या होगा? तो वो है 1 रत्ती। बृहत रसराज सुंदर के अनुसार बंग भस्म सेवनजन्य उपद्रव की शांति के लिए क्या दे सकते हैं? तो वो है मेषशृंगी और मिश्री। तो जब हम बिमल के
कॉम्प्लिकेशन के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम मेषशृंगी पढ़ते हैं, ठीक है। तो बंग में भी मेषशृंगी ही देते हैं। कुटज की पर्याय क्या क्या है? तो कालिंगक, वत्सक, गिरिमल्लिका, वीर वृक्ष आदि आदि था। तो ये 3 जो है वो होंगे कुटज के ही सिनोनिम्स। उसका नेक्स्ट अश्वगंधा का पिक्चर दिया हुआ था तो उसको आइडेंटिफाई करना था। भागवत के अनुसार क्षार बुद्बुदोपमम पृथुमूलम कौन से नेत्र रोग का लक्षण है ये? तो वो है उपनाह। अष्टांग हृदय के अनुसार नित्य व्यवहार्य गंडूस क्या है? तो अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 22 का है ये क्वेश्चन, और उसमें तैल गंडूस है। श्लोक में तैल और रस है ऑप्शन में, लेकिन ओनली तैल था तो इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट विल बी तैल। स्वस्थ व्यक्ति जो है वो आइदर तैल गंडूस करता है या फिर रस मीन्स मांस रस का गंडूस। भागवत के अनुसार हर्ष पिप्पिली का संचार, तो ये चरक ने भी सेम यही कहे हैं, वो है मांसावृत बात। विलंबिका में दोष प्राधान्य क्या है? तो इसको सुश्रुत ने भी वर्णन किए हैं, अष्टांग हृदय में भी कहे हैं, है ना। तो ये है वात कफ प्राधान्य होता है विलंबिका में। योनि वात विकारघ्नम तत्पित्तम तत्पीतम गर्भदम परम। योनि वात विकारघ्नम तत्पीतम गर्भदम परम। तो ये कास्मर्यादि घृत के लिए है। अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र का है, ये उत्तर स्थान का क्वेश्चन है ये। और कास्मर्यादि घृत के बारे में आचार्य चरक ने भी 30 अध्याय में वर्णन किए हैं, तो इसको हम उसके आधार पर भी कर सकते हैं, सेम वही चीज है। उदर के लक्षण में क्या सही है? तो कफाधिक्य से होता है, मंडल जैसा पैचेस में होते हैं, शिशिर, तो ये तीनों उदर के लक्षण के अंतर्गत है। माधव निदान के अनुसार दिवा स्वप्न ऊर्ध्वेक्षणम किसका निदान है? तो ये आप सुश्रुत संहिता या चरक संहिता या कहीं पर भी आप देखेंगे ये दिवा स्वप्न ऊर्ध्वेक्षण जो है तो यही सेम मीनिंग होता है, लेकिन वहां पर शब्द के जो संयोजना है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, पर ये मन्यास्तंभ का ही निदान है। आचार्य भेल के अनुसार गर्भिणी में क्षीर यवागु कौन सी माह में दिया जाता है? तो वो है 5th मंथ में। आचार्य हरित के अनुसार अर्धचंद्राकृति शस्त्र की प्रयोग किस व्याधि के शस्त्र कर्म में किया जाता है? तो वो है मूढ़ गर्भ। मृत गर्भ भी ऑप्शन में था, पर मृत गर्भ उसका आंसर नहीं है, उसका आंसर है मूढ़ गर्भ। आचार्य हरित के अनुसार पंचकोल यवागु किसमें दिया जाता है? तो वो है वातिक मूढ़ गर्भ। सेम चैप्टर से ये क्वेश्चन रहा, प्रीवियस क्वेश्चन जो चैप्टर से था वही चैप्टर तृतीय स्थान 52 चैप्टर है वो, तो वहां पर वो बता रहे हैं वातिक मूढ़ गर्भ में पंचकोल यवागु का प्रयोग करना चाहिए। उसके नेक्स्ट हम देखते हैं मैच द फॉलोइंग, जिसमें कि ये सारे पंचमूल से था। बृहद पंचमूल में अग्निमंथ रहा, बल्ली पंचमूल में रजनी रहा, कंटक पंचमूल में शैरेक रहा, मध्यम पंचमूल में एरंड रहा। उसके नेक्स्ट ये धातु क्षय से क्या क्या होती है वो लक्षण है। तो जो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन हमको प्राप्त हो रहा था तो उसी के अनुसार ही ये क्वेश्चन लिखा गया है। तो उसके अनुसार जैसे शिरा शैथिल्य रक्त क्षय से होता है, तो शिरा शैथिल्य रक्त वृद्धि से यहाँ पर लिखा गया है, तो मेरे हिसाब से तो यही आंसर होना चाहिए। भागवत के अनुसार कौन सी आहार परिणाम कर भाव गलत है? तो काल समयोग, तो ये चीज जो है वो गलत था। यहाँ पर लैटिन नेम एंड सिनोनिम्स के बारे में ही मैचिंग था। कॉमीफोरा मुकुल जो कि गुगुलू का नाम है, उसका सिनोनिम है पलंकसा। फेरुला नार्थेक्स जो कि हिंगू है, तो उसका सिनोनिम है सहस्रवेदी। कुरकुमा लोंगा जो कि हरिद्रा है, उसका सिनोनिम है हट्ट विलासिनी। टेरोस्पर्मम सुआविलेंस तो वो है अलिवल्लभा। मैच द फॉलोइंग प्रतिनिधि द्रव्य के बारे में था, भाव प्रकाश से है ये। अतिविषा का मुस्तक है, नागपुष्प का पद्म केसर है, द्राक्षा का कास्मर्य है, रक्त चंदन का नवीन उसिर है। उसका नेक्स्ट ये निर्यास वाला है, जिसमें कि सालमली का निर्यास मोचरस, सल्लकी का निर्यास कुंदुरु, सरल निर्यास को श्रीवेष्टक, साल निर्यास को राल कहेंगे। और ये दिनचर्या से क्वेश्चन था कि स्नान बलप्रद है, व्यायाम मेदस क्षय है, उद्वर्तन मेदस प्रविलायन करता है, अभ्यंग स्थिरीकरणम च अंगानम करता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विषम ज्वर में जो तृतीय का चतुर्थ का ज्वर है उसके दोष को लेके यहाँ पर मैचिंग है। तो त्रिकग्राही पित्त कफाधिक्य, शिरोग्राही वात पित्ताधिक्य, पृष्ठग्राही कफ वाताधिक्य और जंघा, तो ये चतुर्थ ज्वर का टाइप है। तो जंघा से शुरू हो रहा है कफाधिक्य, शिर से शुरू होगा तो वो वात की आधिक्य। उसके नेक्स्ट आया कुष्ठ और दोषिक प्रिडोमिनेंस।
विचर्चिका में कफ, कफ प्राय विचर्चिका, रुष्य जिह्व में रहेगा वात पित्त, सिद्ध में रहेगा वात कफ, दद्रु में रहेगा पित्त कफ। उसके नेक्स्ट ये वर्त्मगत रोगों का लक्षण है श्याव वर्त्म, दाह कंडु उपक्लेदी, क्लिष्ट वर्त्म, दाह परिपक्व, अक्लिन्न वर्त्म, वर्त्मानि अपरिपक्वानि, क्लिन्न वर्त्म, कंडु निस्तोद भूयिष्ठ। ये बहुत ही सिमिलर था, इस वजह से वो बहुत कंफ्यूजिंग भी था ये। उसके नेक्स्ट आया कृमि को लेके, पुरीसज कृमि जो है उसका प्रभाव होगा पांडु, गंडुपद कृमि का होगा आटोप, कफज कृमि का होगा सिर रोग, रक्तज कृमि का होगा कुष्ठ। उसके नेक्स्ट आया कि हेमाद्रि के अनुसार जो गुणों का जो टेबल है कि कौन से गुण क्या कर्म करता है, तो खर गुण जो है वो लेखन कर्म करेगा, श्लक्न जो है वो रोपण कर्म करेगा, विशद जो है वो क्षालन कर्म करेगा और मंद समन कर्म करेगा। जबकि आचार्य सुश्रुत का होता है तो मंद यात्रा का रस्मत होता है। उसके नेक्स्ट ये प्रकृति से रिलेटेड क्वेश्चन, ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि तीनों प्रकृति में, वात प्रकृति में लक्षण है तो ये वात का कौन से गुण से है, पित्त प्रकृति में ये गुण है तो ये कौन से गुण की वजह से है, और कफ प्रकृति में ये गुण है तो ये लक्षण है तो कौन से गुण की वजह से है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी ऑल शुड अंडरस्टैंड दैट। तो वहां पर था कि रुक्ष गुण की वजह से जागरूक हो रहा है, उष्ण गुण की वजह से पित्त प्रकृति वाला जो है वो सुकुमार हो रहा है, वात प्रकृति में विशद गुण की वजह से स्फुटित अंग अवयव हो रहा है, और कफ प्रकृति में व्यक्ति प्रसन्न वदन दिखता है तो उसका कारण है कफ का अच्छा गुण। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। उसके नेक्स्ट ओतस के मूल के बारे में, तो मेदवह वृक्क बपावहन है, अस्थि का मेद जघन है, मांस का स्नायु और त्वक है, तो यहाँ पर गलत टाइप हो रखा है। मज्जाभव स्रोतस जो है उसका अस्थि और संधि है। उसके नेक्स्ट जो चरक चिकित्सा 13 का नारायण चूर्ण का अनुपान है ये, बीट संग दधिमंड, बीट संग में दधिमंड के साथ देंगे, उदर रोग में तक्र के साथ, अर्श में दाड़ीमंबू के साथ, अजीर्ण में उष्णदोग के साथ, ठीक है, परिकर्तिका में वृक्षाम्ल के साथ। तो ये सारे 8 रोग है तो उसका विशेष अनुपान दे रखा है, तो उनमें से एक था। उसके नेक्स्ट ये जो रीजनिंग असर्शन था तो उसमें जैसे स्थूल्य में कृत्स्र व्यवायता होती है, करेक्ट स्टेटमेंट है। स्थूल्य में वात वृद्धि के कारण तीक्ष्णाग्नि होती है, बोथ आर करेक्ट। लेकिन स्थूल्य में वात वृद्धि के कारण तीक्ष्णाग्नि होती है तो इट कैन नॉट बी द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर स्थूल्य में कृत्स्र व्यवायता होती है। तो इसलिए यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट बी इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए। ग्रीष्म ऋतु में मधुर स्निग्ध लघु द्रव आहार लेना चाहिए, तो ये अष्टांग हृदय का क्वेश्चन है ये। तो जब हम चरक पढ़ते हैं तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि स्वादु शीत स्निग्ध और द्रव आहार हमको लेना है, और अष्टांग हृदयकार वहां पर थोड़ा सा लघु ऐड कर दिए हैं। तो कारण वो बता रहे हैं कि ये भी चरक ने भी यही सेम कारण बताया है कि ग्रीष्म ऋतु में जब सूर्य की प्रखर किरण की वजह से, उसके उष्णता की वजह से स्नेहांश शोषित हो जाता है, जिस वजह से कफ का क्षय होता है और वात की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर क्या होगा ना, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए। नेक्स्ट इज च्यवनप्राश में मधु एवं घृत सममात्रा से होने से भी विरुद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि वो बाकी द्रव्यों के साथ मिला होता है। बिल्कुल सही, ये दोनों स्टेटमेंट जो है उनमें से वो बता रहे हैं क्या ना, च्यवनप्राश में मधु और घृत समान मात्रा में रहते हैं, तो सही है, समान मात्रा में रहते हैं क्योंकि ये बाकी द्रव्यों के साथ मिला होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वहां पर श्लोक में कोई रेफरेंस नहीं है, श्लोक में ये चीज नहीं दे रखा है, लेकिन च्यवनप्राश में मधु और घृत ये दोनों सम मात्रा में रहते हैं। वहां पर दिया गया कि घृत तैल जो है वो 12 पल मात्रा में रहते हैं, तो घृत 6 पल हुआ, तैल 6 पल हुआ, मधु भी 6 पल हुआ, तो इस वजह से वो कहते हैं घृत मधु ये दोनों सम मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवक और ऋषभक का प्रतिनिधि द्रव्य विदारी गंधा है, सही है। मेदा महामेदा का प्रतिनिधि द्रव्य अश्वगंधा है, तो मेदा महामेदा का शतावरी है, तो इसलिए स्टेटमेंट बी इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 इज, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। सुश्रुत के अनुसार षष्ठे बुद्धि, चरक के अनुसार षष्ठे बलवर्ण की उपचय होता है, बिल्कुल सही दोनों, लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये बी ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसके नेक्स्ट आया वही फिर से
प्रकृति को लेके कफ प्रकृति जैसे उत्तम प्रकृति होता है, तो आचार्य चरक जब कफ प्रकृति के बारे में बताते हैं तो बलवंत, वसुमंत, आयुष्मंत ये सारे उत्तम मात्रा में उपलब्धता होती है कहाँ पर, कफ प्रकृति में। तो वैसा ही वातस प्रकृति जो है वहां पर लघु वृक्ष आदि आदि तो ये सारे रहता है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। A female came to OPD with 7 gram hemoglobin and other information were there. So as per that, answer will be thalassemia minor. Neural tube defect is caused by the deficiency of folic acid. ये बहुत expected और important question है ये। Dose of vitamin A oral at 9 month 1 lakh IU international unit. उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इन कोविड-19 अगर RT-PCR वैल्यू इज मोर देन 35, इट सिग्निफाइज दैट द डिजीज इज माइल्ड और नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेटमेंट वाज इन कोविड-19 लेस द CT वैल्यू मीन्स सिवियरिटी ऑफ द डिजीज एंड वाइस वर्सा। तो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। HCl initiates the action of pepsinogen. HCl converts the pepsinogen into pepsin. Both are correct and this is the correct explanation of A also. A child came to OPD with complaints of swelling in hands, pain and bleeding gums. So what will be its probable diagnosis? So it will be vitamin C deficiency. Which sign is related to Graves' disease? So 1 Graves' sign. Vostek sign, tetany, vomitings are seen in which poisoning? तो वो होगा ऑक्सैलिक एसिड पॉइजनिंग। मेनियर्स डिजीज में क्या क्या लक्षण आते हैं? वर्टिगो, वोमिटिंग, हियरिंग लॉस एंड टिनिटस, ये सारे रहते हैं उसमें। स्टेटमेंट ए, एस्बेस्टोसिस में एस्बेस्टस पार्टिकल्स आर फाउंड इन स्पुटम। स्टेटमेंट बी वाज चेस्ट एक्सरे ऑफ एस्बेस्टोसिस शोज स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस इन लोअर 2/3 ऑफ लंग्स। तो आंसर विल बी statement A is correct and statement B is wrong. Which of the following is a feature of Charcot joint? Progressive degenerative arthropathy. एंटीडोट्स के बारे में एक मैचिंग था, नैलोक्सोन, ओपियम, पैरासिटामोल, N-acetylcysteine, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथानल, पेंसिलामाइन, कॉपर। तो इतने ही ये क्वेश्चन थे और क्वेश्चन जो है लिटिल बिट टफ था इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर एग्जाम। तो एनीवे ये क्वेश्चन पैटर्न जो है, ये क्वेश्चन को हम बहुत डिफिकल्ट नहीं कह सकते, लेकिन जब हम कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल हमारा हाई रहता है। हम कोशिश करते हैं मैनेज करने के लिए, लेकिन फिर भी वहां पर लिटिल बिट हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। नंबर 2 इज जो चॉइस जिस हिसाब से दिया गया था तो वो थोड़ा सा बच्चों को ज्यादा कंफ्यूज कर रहा था, लेकिन ये सही है, उससे ब्रेन एक्सरसाइज बहुत अच्छे से होगा और इससे बच्चों के अंदर एक और पढ़ने का और जानने का और ये ऐसा क्यों हो रहा है ये जानने की जो जिज्ञासा है वो जागृत होगा और ये बहुत जरूरी है। इसी से ही स्टूडेंट्स की भी आगे बढ़ने की प्रयास की शुरुआत होती है यहीं से। तो इस वजह से ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आइडियल पैटर्न था, क्योंकि ये एक हायर स्टडी के लिए हम एक एग्जामिनेशन के थ्रू हम जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ वही क्वेश्चन दिया जाए जो हमको आता हो। तो पैटर्न वाज गुड, क्वेश्चंस वर वेरी नाइस और यहाँ पर बच्चों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे पेपर लिटिल बिट टफ आया है तो वैसा ही सिलेक्शन भी पिछले साल के कंपैरिजन में कम ही जाएगा। Thank you. God bless you all.